मुंबई एटीएस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई और एनआईए जैसी 4 सशक्त जांच एजेंसियों की जांच के बाद भी अभी तक पूरा सच सामने नहीं आया है। लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि राजनीति और अफसरशाही का गठजोड़ बड़ा गहरा और घातक होता है। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 20 मार्च को जब आरोप लगाया कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने बार रेस्तरां और दूसरे स्रोतों से 100 करोड़ रुपए उगाहने के निर्देश दिए थे, तो आम लोगों को भले ही खाकी और खादी की ऐसी लूट खसोट पर हैरानी हुई हो, लेकिन राजनीति करने वालों और नौकरशाहों को इस पर कतई आश्चर्य नहीं हुआ था। करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों की आबादी वाले मुंबई महानगर की जान फिल्म इंडस्ट्री तो है ही, साथ ही 1,500 से ज्यादा बार, रेस्तरां और नाइट क्लब भी हैं। कहा जाता है कि मुंबई कभी नहीं सोती। ये सच भी है। दुनिया का ऐसा कोई कालासफेद धंधा नहीं है जो मुंबई में न होता हो। जो मुंबई को समझ गया उसे मुंबई ने गले लगा लिया और वह माला माल होता चला गया। शायद इसीलिए मुंबई में अपराधी गिरोह पनपते रहे। संगठित अपराधियों ने बेताज बादशाह बनने के लिए एक से बढ़कर एक अपराध किए। आज़ादी के बाद सबसे पहले कुख्यात तस्कर के रूप में हाजी मस्तान का नाम उभर कर सामने आया था। बाद में अंडरवर्ल्ड के अपराधियों के आने से गैंगवार और खून खराबा होने लगा। बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों और फिल्म वालों से वसूली की जाने लगी। यह लगभग 21वीं सदी की शुरुआत तक चलता रहा। इसके बाद सरकारों की सख्ती से अंडरवर्ल्ड के सरगनाओं ने पड़ोसी देशों में अपने ठिकाने बना लिए, लेकिन उनके गुर्गे मुंबई में लोगों को डराते धमकाते और वही तमाम अपराध करते रहे जो पहले होते थे। फर्क इतना था कि इन अपराधों में कुछ पुलिस वाले भी शामिल होते चले गए। इसके भयानक रूप कई बार सामने आए हैं। अब एक नया रूप निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे के कारनामों से सामने आया है। सचिन वाजे महाराष्ट्र पुलिस का कोई बहुत बड़ा अफसर नहीं है, वह सहायक पुलिस निरीक्षक है। दूसरे राज्यों में यह पद एक थानेदार के बराबर होता है। एक थानेदार की हैसियत वाला सचिन वाजे मुंबई पुलिस में सबसे ज्यादा रुतबेदार और ताकतवर था। पुलिस महकमे के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे अपराध शाखा में अपने वरिष्ठ अधिकारियों एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी को रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के वरदहस्त से वह इन अफसरों को कुछ नहीं समझता था। पुलिस में तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह उसके बॉस थे और उद्धव सरकार में गृहमंत्री अनिल देशमुख उसके संरक्षक। सचिन वाजे खलनायक है या मोहरा या फिर सबसे बड़ा खिलाड़ी, ये बात मुंबई पुलिस के अलावा देश की प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों एनआईए और सीबीआई की जांच से भी अभी तक साफ नहीं हुई। लेकिन जो परतें खुली हैं उनसे जरूर सामने आ गया है कि वह मंजा हुआ खिलाड़ी है। वाजे खलनायक कैसे बना, यह कहानी बहुत लंबी है, जबकि नई कहानी की शुरुआत इसी साल 25 फरवरी को हुई। अंबानी परिवार था। निशाना उस दिन दक्षिण मुंबई के पैडर रोड पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के 27 मंजिला आवास एंटीलिया के सामने लावारिस हालत में एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। उस गाड़ी के ड्राइवर या मालिक का पता नहीं लगने पर अंबानी के सुरक्षा कर्मियों ने गामदेवी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर गाड़ी का एक शीशा तोड़कर अंदर देखा। गाड़ी के अंदर जिलेटिन की छड़ें थीं। तलाशी ली गई तो उसमें जिलेटिन की 2 किलो 600 ग्राम वजन की 20 छड़ें मिलीं। जिलेटिन की छड़ें विस्फोट करने के काम आती हैं, लेकिन धमाके के लिए इन छड़ों के साथ कोई डेटोनेटर नहीं था। इन छड़ों के साथ पुलिस को कागज का एक पुर्जा भी मिला। टाइप किए हुए इस पुर्जे पर हिंदी में लिखा था, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया फैमिली, ये तो सिर्फ एक झलक है, अगली बार ये सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा। पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरा पत्र जब्त कर लिया। अंबानी के आवास की सुरक्षा सीआरपीएफ संभालती है। मुकेश अंबानी को जेड प्लस और उनकी पत्नी नीता को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अंबानी की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के कारण आला अफसरों ने इसकी जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख सचिन वाजे को सौंप दी। जांच पड़ताल में उस स्कॉर्पियो पर लगी नंबर प्लेट नकली निकली। उस पर लिखा नंबर अंबानी परिवार के सुरक्षा काफिले में शामिल गाड़ियों जैसा था। दूसरे दिन ही पुलिस को पता लग गया कि स्कॉर्पियो का मालिक मनसुख हिरेन है। पुलिस ने हिरेन को तलब किया। उसने बताया कि 18 फरवरी को उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी। उसने पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करा दी थी। बाद में हिरेन ने वाजे के कहने पर मुंबई पुलिस के आला अफसरों को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पुलिस उसे एंटीलिया मामले में बेवजह परेशान कर रही है, क्योंकि उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी।
इसी दौरान 1 मार्च को सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के एक चैनल के पोस्ट में अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के लिए जैश उल हिंद नामक आतंकी संगठन ने खुद को जिम्मेदार बताया। लेकिन इसके अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि जैश उल हिंद नाम का कोई आतंकी संगठन है ही नहीं। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी कि 4 मार्च को मनसुख हिरेन लापता हो गए। हिरेन घर पर अपनी पत्नी विमला से कहकर गए थे कि तावड़े नाम के किसी पुलिस वाले का फोन आया है, उसने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद हिरेन वापस घर नहीं लौटे। पत्नी विमला ने रात को उन्हें फोन किया तो उनका मोबाइल बंद मिला। इसके अगले ही दिन 5 मार्च को हिरेन की लाश उत्तर पश्चिम मुंबई के रेती बंदर की मुमरा खाड़ी में तैरती हुई मिली। उनके हाथ बंधे हुए थे और मुंह में कई रुमाल ठूंसे हुए थे। इसे लेकर ठाणे पुलिस ने दुर्घटना में मौत का मामला दर्ज किया। हिरेन की पत्नी विमला ने अपने पति की हत्या करवाने का आरोप वाजे पर लगाया। करीब 49 साल के मनसुख हिरेन कार डेकोरेशन का काम करते थे। हिरेन की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। हिरेन की हत्या हो जाने से यह मामला और पेचीदा हो गया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS को सौंप दी। दूसरी ओर अंबानी परिवार को धमकी देने के मामले में आतंकी संगठन का नाम आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 मार्च को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी। NIA और महाराष्ट्र ATS की जांच में रोजाना नई बातें सामने आने लगीं। ATS ने हिरेन की मौत के मामले में 2 दिन तक वाजे से लगातार पूछताछ की। वहीं NIA की जांच शुरू होते ही 11 मार्च को गृहमंत्री अनिल देशमुख ने वाजे के मुंबई से बाहर तबादले का ऐलान कर दिया। स्कॉर्पियो वाजे ने खड़ी की थी। NIA को शुरुआती जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य और सबूत मिले। NIA ने अंबानी के आवास को जाने वाले रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी तो पता चला कि 24,25 फरवरी की दरमियानी रात वाजे व स्कॉर्पियो लेकर अंबानी के आवास के बाहर पहुंचा था। स्कॉर्पियो के पीछे मुंबई पुलिस की एक इनोवा चल रही थी। स्कॉर्पियो गाड़ी वहां लावारिस छोड़ने के बाद वाजे उस इनोवा कार में बैठकर चला गया। वाजे को शायद NIA और ATS की जांच अपने खिलाफ जाने का एहसास हो गया था। ठाणे की सत्र अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के दूसरे दिन उसने 13 मार्च को अपना WhatsApp स्टेटस अपडेट करते हुए लिखा, दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ रहा है। उसी दिन NIA ने वाजे को हिरासत में लेकर कई घंटे तक पूछताछ की। फिर 13 मार्च की रात उसे गिरफ्तार कर लिया। NIA ने वाजे के मोबाइल और iPad अपने कब्जे में ले लिए। उसके ऑफिस पर भी छापेमारी की गई। CCTV फुटेज की जांच में सामने आया कि अंबानी के आवास एंटीलिया के सामने मिली मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी नहीं हुई थी, बल्कि यह गाड़ी 18 से 24 फरवरी के बीच कई बार वाजे के आवास की सोसाइटी में दिखाई दी थी। NIA की जांच में यह बात भी सामने आई कि वाजे और हिरेन एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे। हिरेन ने अपनी हल्के हरे रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी नवंबर 2020 में वाजे को किसी काम के लिए दी थी। वाजे ने स्कॉर्पियो में कोई खराबी आने पर 5 फरवरी 2021 को ये गाड़ी हिरेन को वापस लौटा दी थी। हिरेन ने रिश्तेदार के पास जाते समय 17 फरवरी को स्टीयरिंग जाम हो जाने पर अपनी स्कॉर्पियो विक्रोली में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर छोड़ दी थी। अगले दिन वह विक्रोली पहुंचा तो वहां गाड़ी नहीं मिली। तब उसने विक्रोली थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की तो वाजे ने विक्रोली थाने फोन कर शिकायत दर्ज करने को कहा था। जांच के दौरान NIA ने मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के पास क्राफोर्ड मार्केट की एक पार्किंग से वाजे की काली मर्सिडीज बरामद की, जिसमें 5 लाख रुपए नकद और नोट गिनने की मशीन के अलावा मनसुख हिरेन की उस स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट भी रखी मिली, जिसमें अंबानी के आवास के सामने से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी। इसके बाद वाजे के साकेत स्थित मकान से एक और लग्जरी कार लैंड क्रूजर बरामद की गई। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 17 मार्च को मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला होमगार्ड्स में कर दिया। सिंह के तबादले पर गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि परमबीर सिंह को इसलिए हटाया गया क्योंकि अंबानी मामले की जांच में गंभीर लापरवाहियां पाई गई थीं। परमबीर सिंह को हटाने पर मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के 140 साल के इतिहास में सबसे गंभीर संकट पैदा हो गया। तबादले से तिलमिलाए परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने वाजे जैसे पुलिस अधिकारियों को मुंबई के 1750 बार, रेस्तरां और दूसरे स्रोतों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था।
इस सनसनीखेज धमाके से महाराष्ट्र सरकार हिल जरूर गई, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोटे वाले गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपनी पार्टी के मुखिया शरद पवार से राजनीतिक अभयदान मिल गया। मुख्यमंत्री की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर परमबीर सिंह ने 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक पूर्व पुलिस कमिश्नर अपने राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच के लिए सबसे बड़ी अदालत पहुंचा था। हिरेन की हत्या में गिरफ्तारी इससे एक दिन पहले 21 मार्च को एटीएस ने हिरेन की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और एक क्रिकेट सटोरिये नरेश गोरे को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने इस मामले में वाजे को मुख्य संदिग्ध बताया। बाद में एनआईए ने अदालत के जरिए हिरेन हत्या मामले की जांच भी अपने हाथ में ले ली। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए राज सामने आते गए। इनमें एंटीलिया के सामने विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने और मनसुख हिरेन की हत्या की परतें खुलती गईं। सचिन वाजे 13 मार्च से 27 दिन तक एनआईए की हिरासत में रहा। एनआईए अदालत ने 9 अप्रैल को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद वाजे का नया ठिकाना मुंबई की तालोजा जेल की बैरक बन गई। एनआईए की जांच में खुली परतों और सामने आए सबूतों के आधार पर जो कहानी उभर कर सामने आई वह सचिन वाजे की ओर से शतरंज की बिसात पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए पासा फेंकने की थी, जिसमें दाम उल्टा पड़ने से वह मात खा गया था। अपराधियों में खौफ का पर्याय माने जाने वाले मुंबई क्राइम ब्रांच के सबसे तेज तर्रार अफसर सचिन वाजे की दोस्ती सभी तरह के लोगों से थी। इनमें शरीफ भी थे और बदमाश भी। ठाणे इलाके में कार डेकोरेशन का काम करने वाला मनसुख हिरेन भी वाजे के दोस्तों में था। हिरेन कोई गुंडा बदमाश नहीं था, न ही वह कोई गैरकानूनी काम करता था। वह तो वाजे की दिलेरी का प्रशंसक था, इसीलिए वाजे से उसकी दोस्ती थी। वाजे कभी कभार कुछ दिनों के लिए उसकी गाड़ी ले लेता था। हिरेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वाजे ने 16 साल तक निलंबित रहने के बाद 6 जून 2020 को ही मुंबई पुलिस में अपनी दूसरी पारी शुरू की थी। वह अपनी पहली पारी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में 63 बदमाशों को मौत की नींद सुला चुका था। दोबारा खाकी वर्दी और सरकारी पिस्तौल मिलने पर वाजे ने मुंबई क्राइम ब्रांच की सीआईयू का मुखिया बनकर जल्दी ही अपना खौफ कायम कर लिया। वाजे की एक खासियत यह थी कि वह छोटे मोटे केस में हाथ नहीं डालता था। उसे बड़े अपराधियों, फिल्म वालों और दौलत वालों के केसों की जांच करने में ज्यादा आनंद आता था। दूसरी पारी में वाजे ने जब खाकी वर्दी पहनी तभी सोच लिया था कि इस बार बड़े काम करेगा। उसने दिलीप छाबड़िया और रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी जैसे बड़े लोगों पर हाथ डाले तो मुंबई में फिर से उसके चर्चे होने लगे। वाजे इस बार बड़े खेल करना चाहता था, इसीलिए उसने अंबानी परिवार को धमकाने के मकसद से उनके आवास के सामने जिलेटिन की छड़ों से भरी गाड़ी रखने की साजिश रची। इस साजिश में उसने हिरेन के अलावा अपने महकमे के कुछ नए पुराने लोगों को भी शामिल किया। वाजे ने हिरेन को मोटी रकम देने का वादा किया था। इसी साजिश के तहत 17 फरवरी को हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होने का नाटक रचा गया। जिलेटिन की छड़ें रखने के बाद इस स्कॉर्पियो को 24 फरवरी की दरमियानी रात अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। अपने उच्चाधिकारियों से कहकर वाजे ने एंटीलिया केस की जांच खुद अपने हाथ में ले ली। उसने हिरेन और साजिश में शामिल दूसरे लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जांच में वह किसी पर भी आंच नहीं आने देगा, लेकिन बाद में यह मामला विपक्ष ने गरमा दिया, जिससे हालात विपरीत होते चले गए। वाजे ने अपने हाथ से बाजी निकलते देखी तो उसे डर हुआ कि हिरेन उसका भांडा फोड़ सकता है। एंटीलिया मामले की साजिश की सबसे कमजोर कड़ी हिरेन ही था, इसलिए वाजे ने एक अपराध पर पर्दा डालने के लिए दूसरा अपराध करने की साजिश रची। उसने हिरेन को ही ठिकाने लगाने का फैसला किया ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी करा दी। हिरेन की हत्या सचिन वाजे ने पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट सटोरिये नरेश गोरे सहित कुछ दूसरे लोगों के सहयोग से 4 मार्च की रात हिरेन की हत्या करवा दी। वाजे के कहने पर शिंदे ने पुलिस अधिकारी तावड़े के नाम से हिरेन को फोन करके पूछताछ के लिए बुलाया। उसी रात हिरेन को मारकर मुमरा खाड़ी में फेंक दिया गया। हिरेन को ठिकाने लगवाने के बाद वाजे जानबूझकर एक डांस बार की जांच करने गया था। एंटीलिया केस और हिरेन की हत्या के मामले में बाद में एनआईए ने 10 अप्रैल को वाजे के सबसे करीबी सहायक पुलिस निरीक्षक रियाजुद्दीन काजी को गिरफ्तार कर लिया। काजी से एनआईए ने मार्च के महीने में 10वीं बार पूछताछ की थी। उसके खिलाफ कई अहम सबूत मिले। उसने वाजे के आपराधिक सबूतों को नष्ट किया था।
उसकी सोसाइटी में कई बार खड़ी रही वाजे की स्कॉर्पियो के फुटेज निकालकर उसी ने नष्ट किए थे। एनआईए ने वाजे की महिला मित्र मीना जॉर्ज को भी जांच के दायरे में रखकर कई बार पूछताछ की। कहा जाता है कि वह वाजे की काली कमाई का हिसाब किताब रखती थी। वाजे एक होटल में बैठकर अपने काले कारनामों की योजना बनाता था। इसी होटल में वह अपने विश्वस्त लोगों से मिलता भी था। पता चला कि वाजे 16 से 20 फरवरी के बीच नरीमन पॉइंट के सबसे आलीशान होटल ट्राइडेंट में रुका था। वाजे ने इस होटल में फर्जी आधार कार्ड से बुकिंग कराई थी। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए ने वाजे की 8 लग्जरी कारों के अलावा बैंकों में लाखों रुपए के लेन देन के सबूत हासिल किए हैं। एक बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपए जमा होने का पता चला है। उसे सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी गई 25 गोलियां कम मिली, जबकि 62 बेनामी कारतूस मिले। एक डायरी भी बरामद की गई है जिसमें अवैध वसूली और बड़े लोगों को नजराना देने का हिसाब किताब था। अब इस मामले की जांच में सीबीआई भी जुड़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट का आदेश होने पर देशमुख ने 5 अप्रैल को गृहमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। एंटीलिया केस से शुरू हुए मामलों की जांच सीबीआई और एनआईए कर रही है, जबकि महाराष्ट्र एटीएस ने भी अपनी जांच बंद नहीं की है। हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी के मामले की जांच मुंबई पुलिस अलग से कर रही है। एनआईए की पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि अंबानी के आवास के सामने विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद वाजे ने एक बड़े एनकाउंटर की योजना बनाई थी। इसमें वाजे कुछ लोगों का एनकाउंटर कर पूरे मामले को उनके सिर मरने वाला था। इसके लिए औरंगाबाद से चोरी एक मारुति इको कार का उपयोग किया जाना था। आतंकी संगठन जैश उल हिंद के जिम्मेदारी लेने का मामला भी वाजे की ही चाल थी। वाजे को यह उम्मीद नहीं थी कि एनआईए की एंट्री इतनी जल्दी हो जाएगी। एनआईए की एंट्री के साथ ही वाजे का खेल बिगड़ने लग गया था। इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और सचिन वाजे। इनमें सबसे अहम सचिन वाजे और उसकी मित्र मंडली है। अब तीनों ही संकट में फंसे हुए हैं और तीनों की ही अलग अलग स्तरों पर जांच चल रही है। वाजे को नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया चल रही है। सचिन वाजे मोहरा या बड़ा खिलाड़ी बनने की तमन्ना। करीब 2 महीने की जांच पड़ताल के बाद भी इस सवाल का जवाब सामने नहीं आया कि वाजे का अंबानी परिवार को धमकाने का मकसद अवैध रूप से धन वसूली था या कुछ और। माना यही जा रहा है कि वाजे ने यह खेल अवैध वसूली के लिए खेला था। इस खेल के पीछे किसी पुलिस अधिकारी या नेता का हाथ था, या फिर वाजे खुद अपने लिए वसूली करना चाहता था। यह पहेली भी नहीं सुलझी है। जांच अभी चल रही है। जांच का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है। जांच में महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार की सांसें अटकी हुई हैं। पता नहीं कब चूल्हे हिल जाएं। भाजपा भी मौके की तलाश में गिद्ध दृष्टि जमाए हुए है। अभी सचिन वाजे ही खलनायक और सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में सामने आया है। करीब 52 साल के पतले दुबले सचिन वाजे को पहली नज़र में देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस आदमी ने दाऊद इब्राहिम के 3 दर्जन शूटरों को मौत के घाट उतारा होगा। वाजे से दाऊद तो दबता ही था। मुंबई के सट्टेबाज, ड्रग तस्कर, डांस बार मालिक और बड़े बड़े बिल्डर भी घबराते थे। अपराधियों और पैसे वालों में उसका खौफ था। खौफ का कारण उसका दिमाग, 3 सितारों वाली खाकी वर्दी और हाथ में भरी रहने वाली पिस्तौल थी। इसी खौफ के पीछे वाजे और उसकी मंडली की मुठभेड़ों के झूठे से किस्से भी थे जो दुर्दांत अपराधियों के चेहरे पर पसीने ला देते थे। इसी कारण उसने अपने अफसरों और सरकार में दबदबा बना लिया था। वाजे के पुलिस महकमे में इतना पावरफुल बनने की कहानी काफी लंबी है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के एक स्थानीय नेता का बेटा सचिन क्रिकेटर और कॉलेज टीम का विकेटकीपर था। वह महाराष्ट्र पुलिस में भर्ती हुए 1990 बैच के पुलिस सब इंस्पेक्टरों में से एक था। वाजे की पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली के माओवाद प्रभावित इलाके में हुई थी। 2 साल बाद उसे ठाणे शहर पुलिस में शिफ्ट कर दिया गया। 2000 के दशक में वह सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के संपर्क में आया। प्रदीप को तब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाना जाता था। यह स्पेशलिस्ट मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट CIU के सदस्य थे, जो सीधे पुलिस कमिश्नर और संयुक्त पुलिस कमिश्नर अपराध को रिपोर्ट करते थे। CIU को तब अंडरवर्ल्ड की बढ़ती ताकत और उनके अपराधों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ आने के बाद वाजे प्रदीप शर्मा का बेहद करीबी बन गया। प्रदीप की टीम में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक पहले से थे। दया नायक के जीवन पर रामगोपाल वर्मा ने फिल्म अब तक 56 बनाई थी। मुंबई पुलिस में सबसे ज्यादा 113 एनकाउंटर प्रदीप शर्मा ने किए हैं। वाजे और उसकी टीम ने 63 से ज्यादा एनकाउंटर किए। मुन्ना नेपाली जैसे कुख्यात गैंगस्टर को ठिकाने लगाने के बाद वह शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया था।
सन 2002 में मुंबई के घाटकोपर में बेस्ट की बस में हुए बम विस्फोट मामले के संदिग्ध आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर पुलिस टीम का नेतृत्व करने वाला सचिन वाजे फंस गया था। चर्चा रही कि यूनुस को हिरासत में मार दिया गया और उसकी लाश नाले में फेंक दी गई थी। इस मामले में वाजे को 2004 में निलंबित कर दिया गया। उसने 2006 में इस्तीफा दे दिया, लेकिन जांच लंबित होने के कारण इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। वाजे ने 2008 में दशहरा रैली के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ शिवसेना का दामन थाम लिया था। तब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने निवास मातोश्री पर उसका स्वागत किया था। वाजे का शिवसेना से नाता वाजे जब पुलिस की नौकरी की पहली पारी खेल रहा था, तभी से उसके महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर शख्सियत बाला साहिब ठाकरे से अच्छे संबंध थे। इसीलिए वाजे की शिवसेना में एंट्री पर लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ। शिवसेना ने उसे प्रवक्ता बना दिया। वाजे भले ही शिवसेना में शामिल हो गया था, लेकिन सपने बहुत ऊंचे होने के कारण उसका मन पार्टी में नहीं लगा। इसलिए उसने पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण भी नहीं कराया। शिवसेना से मोहभंग होने के बाद उसने किताबें लिखीं और खुद को सॉफ्टवेयर का हुनरमंद बनाया। सन 2010 में उसने एक मराठी सोशल मीडिया ऐप लाइभारी लॉन्च किया। इसके अलावा कई सॉफ्टवेयर फर्मों की शुरुआत की। ये फर्में कुछ साल में बंद हो गईं। वाजे शिवसेना में सक्रिय नहीं था। इसके बावजूद शिवसेना प्रमुख ठाकरे उससे इतने प्रभावित थे कि जब 2014 में भाजपा शिवसेना ने महाराष्ट्र में सत्ता संभाली तो ठाकरे ने वाजे को पुलिस में फिर से लेने की सिफारिश की थी। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एडवोकेट जनरल की सलाह पर ऐसा नहीं करने का फैसला किया था। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जून 2020 में वाजे को मुंबई पुलिस में फिर से शामिल कर लिया। उस समय कहा गया था कि मुंबई पुलिस में अफसरों की कमी के कारण वाजे को वापस लिया जा रहा है। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की अध्यक्षता वाली विशेष समिति की सिफारिश पर वाजे को दोबारा पुलिस में शामिल किया गया। 16 साल बाद सचिन वाजे की मुंबई पुलिस में यह दूसरी पारी थी। उसे पुलिस की हाई प्रोफाइल क्राइम ब्रांच में नियुक्त कर CIU का प्रमुख बना दिया गया। वाजे को CIU का चीफ बनाने पर दबे स्वर में विरोध भी हुआ था। इसका कारण था आमतौर पर इस पद की जिम्मेदारी सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को दी जाती है, जबकि वाजे सहायक पुलिस इंस्पेक्टर था। वाजे ने अपनी दूसरी पारी में सुर्खियों में आने के लिए उखाड़-पछाड़ शुरू कर दी। उसने दिसंबर 2020 में अवैध रूप से कारें मॉडिफाई करने के मामले में सेलिब्रिटी कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वह नवंबर 2020 में रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने गई रायगढ़ पुलिस के साथ पहुंचा था। अर्नब का मामला रायगढ़ पुलिस का था, लेकिन कहा जाता है कि वाजे सरकार के इशारे पर वहां पहुंचा था और अर्नब को गिरफ्तार कर लाते हुए दिखाई दिया था। खास बात यह कि वाजे ने अर्नब गोस्वामी के घर जाने के लिए मनसुख हिरेन की उसी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल किया था, जिसमें इस साल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के आवास के सामने जिलेटिन की छड़ें मिली थीं। मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे के दामन पर भी कालिक पुती हुई है। शिंदे पर 11 नवंबर 2006 को रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया की सनसनीखेज हत्या का आरोप था। इस मामले में अदालत ने सन 2013 में 13 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया था। इनमें शिंदे भी एक था। हालांकि इस मामले में अदालत ने पुलिस टीम के मुखिया प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था। इस मामले में नवी मुंबई की पुलिस ने दावा किया था कि लखन भैया को वर्सोवा में मुठभेड़ में मारा गया था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसे ठाणे जिले के उसके घर से उठाया गया और बाद में मार दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी पुलिस वालों को कॉन्ट्रैक्ट किलर बताया था। जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा शिंदे 1 साल से पैरोल पर बाहर था। वह वाजे से मिलता जुलता रहता था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा भी 2008 में माफिया से संबंधों और फर्जी मुठभेड़ मामले में निलंबित किए गए थे। शर्मा को भी परमबीर सिंह ने 2017 में वापस नौकरी में रखा था। परमबीर सिंह उस समय ठाणे पुलिस कमिश्नर थे। तब प्रदीप को एंटी एक्सटॉर्शन सेल में लगाया गया था। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमबीर सिंह के बारे में कई तरह के खुलासे हुए हैं। कहने को और पुलिस महकमे के प्रोटोकॉल के हिसाब से वाजे उनके लिए एक अदना सा अधिकारी था, लेकिन वाजे से उनके गहरे ताल्लुक थे। कहा जाता है कि लगभग रोजाना परमबीर सिंह और वाजे एक बार साथ बैठकर कॉफी पीते थे। पैसा तो परमबीर सिंह ने भी कमाया। परमबीर सिंह के पास सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 8 करोड़ 54 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है।
उनके पास हरियाणा में कृषि भूमि है। अभी इसकी वैल्यू 22 लाख रुपए बताई है। इससे 51,000 रुपए की सालाना आय होती है। सन 2003 में उन्होंने मुंबई के जुहू इलाके में 48.775 लाख का फ्लैट खरीदा था। इसकी मौजूदा कीमत 4/24 करोड़ रुपए है। इससे उन्हें 25 लाख रुपए की सालाना आय होती है। जुहू में उनकी एक और प्रॉपर्टी है, इसकी कीमत उन्होंने नहीं बताई है। उन्होंने नवी मुंबई में 2005 में 3.0 करोड़ का एक और फ्लैट खरीदा था। इसकी मौजूदा कीमत केवल 2.24 करोड़ रुपए बताई जाती है। यह फ्लैट पति पत्नी के नाम है। इससे बतौर किराया 9.6 लाख रुपए की सालाना आय होती है। फरीदाबाद में भी परमबीर सिंह ने 2019 में जमीन खरीदी थी, जिसकी वर्तमान कीमत 14 लाख रुपए है, जबकि उनका मासिक वेतन 2.24 लाख रुपए है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले परमबीर सिंह को अब महाराष्ट्र सरकार घेरने की तैयारी में है। वाजे के मामले में सरकार परमबीर सिंह की अलग से जांच करा रही है। इस जांच का जिम्मा परमबीर सिंह के कट्टर विरोधी सीनियर IPS अधिकारी संजय पांडे को सौंपा गया है। सरकार ने संजय पांडे को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। देशमुख CBI की जांच में बचेंगे या फंसेंगे? पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक पूर्व पुलिस आयुक्त अपने राज्य के गृहमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की CBI से जांच के लिए अदालत पहुंचा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद परमबीर सिंह ने 24 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने 31 मार्च को परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस G.S. कुलकर्णी ने परमबीर सिंह को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आपने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्हें लेकर कोई FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? बिना किसी रिपोर्ट के आखिर उसकी CBI जांच कैसे कराई जा सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा कि भले ही आप पुलिस कमिश्नर रहे हैं, लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं हैं। क्या पुलिस अधिकारी, मंत्री और नेता कानून से ऊपर हैं? खुद को बहुत ऊपर मत समझिए। जब आपको पता था कि बॉस अपराध कर रहा है तो FIR दर्ज क्यों नहीं की? अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में 5 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI से कराने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि हमने इस तरह का मामला पहले कभी नहीं देखा, नहीं सुना। एक पुलिस अफसर ने इतने खुले रूप में एक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ऐसे हालात में अदालत मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट से CBI जांच के आदेश होने के कुछ देर बाद ही देशमुख NSCP प्रमुख शरद पवार से मिले। फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे में लिखा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मेरा पद पर बने रहना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। बाद में उसी दिन NCP के दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृहमंत्री बना दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 6 अप्रैल को देशमुख पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी। दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार और देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को उनकी अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह 2 बड़े पदों पर बैठे लोगों से जुड़ा मामला है। लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर अनूप डांगे के अनुसार परमबीर सिंह भी दूध के धुले नहीं हैं। इस बारे में डांगे ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त गृह सचिव को एक पत्र भी लिखा था। पत्र में डांगे ने कहा था 22 नवंबर 2019 की रात जब वह ब्रीच कैंडी इलाके के एक क्लब को बंद कराने पहुंचा तो उसके मालिक जीतू नवलानी ने धमकी दी और परमबीर सिंह से अपने संपर्कों की बात कही। वहीं पर फिल्म फाइनेंसर भरत शाह के नाती ने एक कांस्टेबल से बदसलूकी की। बाद में फरवरी 2020 में जब परमबीर सिंह पुलिस कमिश्नर बने तो उन्होंने नवलानी के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं करने के आदेश दिए। नवलानी को अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची के मनी लैंडरिंग मामले में ED ने गिरफ्तार किया था। सचिन वाजे अप्रैल के पहले सप्ताह में जब NIA की हिरासत में था तब उसका एक लिखित बयान मीडिया में सामने आया। इसमें उसने पूर्व गृहमंत्री देशमुख के साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर भी वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि वसूली मामले की पूरी जानकारी देशमुख के PA कुंदन को थी। वाजे ने इस बयान में कहा था कि NCP चीफ शरद पवार ने उनकी बहाली का विरोध किया था। वह चाहते थे कि वाजे की बहाली रद्द कर दी जाए। पवार ने मुझे दोबारा निलंबित करने के लिए देशमुख से कहा था।
मुझे यह बात देशमुख ने ही बताई थी और पवार साहब को मनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मांगे थे। इतनी बड़ी रकम देना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इस पर देशमुख ने ये रकम बाद में चुकाने को कहा था। इसी के बाद मुझे CIU में नियुक्ति दी गई थी। वाजे ने पत्र में कहा कि अनिल परब ने पिछले साल जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और इस साल जनवरी में मुझे बुलाया और कुछ शिकायतों के आधार पर BMC के कॉन्ट्रैक्टरों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली करने को कहा। देशमुख ने इस साल जनवरी में अपने सरकारी बंगले पर बुलाकर पब व बार आदि से वसूली करने को कहा। ये सब बातें मैंने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बता दी थी और कहा था कि भविष्य में ये लोग मुझे किसी कंट्रोवर्सी में फंसा सकते हैं। इस पर परमबीर सिंह ने मुझे किसी भी तरह की अवैध वसूली करने से मना कर दिया था। वाजे ने पत्र के आखिर में लिखा कि जज साहब, मैं न्याय चाहता हूँ, इसलिए ये सब बातें लिख रहा हूँ। इस लेटर बम पर भाजपा और शिवसेना ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। महिला मित्र रखती थी। हिसाब निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे की एक महिला मित्र है जिसका नाम मीना जॉर्ज है। वह ठाणे के मीरा रोड पर एक कॉम्प्लेक्स के फ्लैट में रहती है। मीना के फ्लैट से NIA को वाजे से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। कहा जाता है कि मीना ब्लैक मनी को वाइट करने में वाजे की मदद करती थी। उसके पास नोट गिनने की कई मशीनें भी मिली हैं। वह वाजे से मिलने के लिए दक्षिण मुंबई के ट्राइडेंट होटल गई थी। इस होटल की CCTV फुटेज के आधार पर ही NIA ने उसकी तलाश शुरू की थी। मीना इस होटल में नोट गिनने की मशीन लेकर वाजे से मिलने गई थी। कहा जा रहा है कि मूल रूप से गुजरात की रहने वाली मीना जॉर्ज ने ऑटो पार्ट्स की कई फर्जी कंपनियां बना रखी थीं। बैंकों में भी उसके करीब 1 दर्जन खाते सामने आए हैं। चर्चा है कि वाजे अपनी अवैध वसूली का पैसा मीना को देता था। वह उसे अपनी ऑटो पार्ट्स कंपनियों की कमाई बताकर बैंकों के CC खातों में जमा कराती थी। फिर इन पैसों से शेयर खरीदे जाते थे। चर्चा है कि वाजे ने सरकारी नौकरी की दूसरी पारी शुरू करने के बाद से करोड़ों रुपए शेयर बाजार में निवेश किए। अंदेशा है कि मीना ही वाजे की काली कमाई का हिसाब किताब रखती थी। मीना जॉर्ज को वाजे कई सालों से जानता है। 2016 में उसकी लग्जरी बाइक से वह एक बार मनाली गया था। यह बाइक NIA ने जब्त की है। NIA ने मीना से कई बार पूछताछ की है। वाजे की 3 कंपनियां हैं। इनमें मल्टीबिल्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट, टकलीगल सॉल्यूशंस और DG नेक्स्ट मल्टीमीडिया शामिल हैं। शिवसेना के नेता संजय माशेलकर और विजय गवई उनके बिजनेस पार्टनर हैं। वाजे के पास 8 लग्जरी गाड़ियां हैं। इसके अलावा इटालियन बेनेली कंपनी की स्पोर्ट्स बाइक है जिसकी कीमत 7,008 लाख रुपए है। ठाणे में उसके फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि वाजे का मासिक वेतन कुल करीब 70,000 रुपए है। जांच में पता चला कि वाजे ने अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो में रखने के लिए जिलेटिन के छड़े खरीदी थीं। उसने ही क्रिकेट सटोरिये नरेश गोरे के जरिए अहमदाबाद से 11 सिम कार्ड मंगाए थे। इन सिम का उपयोग शिंदे, नरेश और वाजे आदि ने पूरी साजिश की बातचीत में किया। वाजे के घर से एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट मिला था। आशंका थी कि इस व्यक्ति को फर्जी मुठभेड़ में मारा जाना था। अंबानी के घर के सामने स्कॉर्पियो में मिला धमकी भरा पत्र शिंदे के घर कंप्यूटर पर टाइप किया गया था। पुलिस ने उसके घर से प्रिंटर बरामद किया। इस पूरे मामले में वाजे का सहयोगी सहायक पुलिस निरीक्षक प्रकाश ओवल भी जांच के दायरे में है। उससे भी पूछताछ की गई है। CBI ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख, उनके PA कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे सहित परमबीर सिंह और सचिन वाजे से पूछताछ की है। वहीं NIA ने भी परमबीर सिंह, वाजे, पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा, वकील जयश्री पाटिल और कुछ मौजूदा पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की गई है।